फयाज ने दूसरे लम्हे रसाला इस तरह इमरान की तरफ फेंका जैसे उसके हाथ में रसाले की बजाय कोई जहरीला बिच्छू आ गया और जाहिर है उसकी तरफ से यही कुछ होना था, क्योंकि इमरान जिस तस्वीर की तारीफ कर रहा था वो एक गधे की थी जो मुंह उठाए रेंक रहा था। क्यों पसंद नहीं आई अफसर की तस्वीर? वैसे तुम्हें तस्वीर देखने की जरूरत ही नहीं, तुम तो आईना देखकर भी पहचान सकते हो। आखिर अफसर हो, इमरान ने कहा, लेकिन फयाज ने एक बार फिर होंठ बेंच कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। प्लीज मिस। अचानक इमरान ने करीब से गुजरती हुई एयर होस्टेस से मुखातिब होते हुए कहा। ये सारे एयर होस्टेस ने जोकर इमरान की तरफ देखा, साथ ही उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के आसार उभर आए थे। शायद वो ज़हनी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच चुकी थी कि इमरान की दिमागी हालत मशकूक है। आपने कभी रोटी हुई बीवी का चेहरा देखा है? वैसे आपसे ज़ाती सवाल तो नहीं पूछ सकता क्योंकि बहरहाल अभी आप एयर होस्टेस हैं, लेकिन आपने देखा तो बहरहाल होगा, और अगर नहीं देखा तो अब आप उसे देख सकती हैं, ताकि कल कोई मुसाफिर आपसे ये सवाल करे तो आप उसे तफसीलात दे सके। इमरान ने सर से सुपर फयाज की तरफ इशारा करते हुए कहा। सॉरी, मैं मजाक की आदी नहीं हूँ, एयर होस्टेस ने जल्दी से कहा, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की है। अरे अरे, अब जा कहाँ रही हैं? कमाल है, आपको ये तरबियत नहीं दी गई कि मुसाफिरों की बात इत्मीनान से सुने, इनके मसाइल हल करें। इमरान ने यकलहर संजीदा होते हुए कहा और आगे बढ़ती हुई एयर होस्टेस एक झटके से रुक गई। जज जज जी, मेरा मतलब है ये सर। एयर होस्टेस ने भी मजबूरन अपने आप को संजीदा करते हुए कहा। आपके पास फहरिस्त होगी? इमरान ने बड़े सादा से लहजे में पूछा। फहरिस्त किस चीज़ की फहरिस्त सर? एयर होस्टेस ने हैरान होकर पूछा। इन चीज़ों की जिनकी आप आदी हो। मेरा मतलब है आप मुझे फहरिस्त दे दें ताकि मुझे मालूम हो सके कि आप मजाक के अलावा किन किन चीज़ों की आती हैं। इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। आप जाएं प्लीज़। फयाज के एयर होस्टेस की शक्ल देखते हुए मजबूरन मुदाखलत करना पड़ी और एयर होस्टेस को बगैर कोई जवाब दे होंठ बेचती तेजी से आगे बढ़ती चली गई। देखो असलम रजा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि तुम। फयाज ने लहजे को इंतहाई खुश्क और सर्द बनाते हुए इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। कलमा पढ़ो, जहाज तबाह होने वाला है। अचानक इमरान ने बुरी तरह चीखते हुए कहा और इमरान का ये फिक्रा पूरे जहाज के मुसाफिरों पर किसी बम की तरह फटा और वो सब बेइख्तियार खौफ से चीखने लगे। क्या कह रहे हैं आप? जहाज में मौजूद स्टीवर्ड और दो गार्ड भी चीखते हुए इमरान की तरफ दौड़ पड़े। पूरे जहाज में अफरा तफरी सी हो गई। जहाज तबाह होने वाला है, इमरान ने गगयाए हुए लहजे में कहा। उसका चेहरा खौफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। क्या कह रहे हो? खामोश रहो, फयाज ने बुरी तरह झलाकर चीखते हुए कहा। तत तुम खुद तो कह रहे थे आखिरी बार, और आखिरी बार का तो मतलब यही हो सकता है कि बस अब जहाज तबाह होने वाला है। इमरान ने उसी तरह खौफजदा लहजे में कहा। ओ खुदा के लिए खामोश हो जाओ, या इलाही मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। फयाज का और तो बस ना चला तो वो अपने ही बाल नोचने लगा। कलमा पढ़ो, बुजुर्ग कहते हैं कलमा पढ़ने से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, और अगर मुसीबत दूर ना हो तो कम अज़ कम हाथमा ईमान पर ज़रूर हो जाता है। इमरान ने उसे बड़े बुजुर्गाना अंदाज में नसीहत करते हुए कहा। आप पागल तो नहीं? आखिर आपने ऐसा फिक्रा क्यों कहा है? गार्ड ने गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह चीखते हुए कहा। ये तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो ना। इसे इमरान ने बड़े मुतमईन अंदाज में सुपर फयाज से मुखातिब होकर कहा और दोबारा रसाला उठाकर इस तरह पढ़ने लगा जैसे कोई बात ना हो। आप प्लीज जाएं, फयाज ने स्टीवर्ड और गार्ड से मुखातिब होकर कहा। आप इसे संभालें वरना इसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस तरह मुसाफिरों में खौफ व हरास फैलाना जुर्म है। गार्ड को शायद जरूरत से ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। मुसाफिर भी अब इमरान को इस तरह देख रहे थे जैसे वाकई उन्हें इसके पागलपन पर यकीन आ गया हो। इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अचानक इमरान ने रसाला एक तरफ हटाते हुए गार्ड से मुखातिब होकर कहा। उसका लहजा इस कदर सख्त और सर्द था कि गार्ड के साथ साथ बाकी अफराद भी बुरी तरह चौंक पड़े। फयाज भी चौंक कर इमरान को देखने लगा। आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ में, आपके मजाक ने सारे मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया है, इसीलिए प्लीज़। गार्ड इमरान के एक ही घर की से ना सिर्फ बुरी तरह घबरा गया था बल्कि दोबारा आप पर आ गया था, वरना पहले फिक्रे में उसने इमरान के लिए इस्तेमाल किया था और शायद उसके लिए इमरान ने उसे तंबी करना ज़रूरी समझा था। मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, इमरान ने बदस्तूर पहले जैसे लहजे में कहा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है जनाब। गार्ड अब वाकई बुरी तरह खौफजदा हो गया था। और तुम्हारा नाम ही ऐसा है कि इसकी लाज रखना पड़ती है। जाओ, शुक्र करो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा ये नाम रख दिया था, वरना। इमरान ने होंठ बेचते हुए कहा और गार्ड जल्दी से सलाम करके वापस मुड़ गया। फयाज वाकई अब हैरत से इमरान को देख रहा था। उसके लिए वाकई ये नई बात थी कि इमरान इस नाम की इतनी इज्जत भी कर सकता है कि अपना गुस्सा सिर्फ नाम की लाज रखते हुए पी जाएगा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अच्छे अफसर बने हो, अब तक ना कुछ खिलाया है ना पिलाया है, बस मुंह फुलाए बैठे हो। इसलिए कहते हैं कि तुम जैसे अफसर की मतहती से अच्छा है आदमी भीख मांग ले। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और इस पर सुपर फयाज बेइख्तियार हंस पड़ा। काश तुम यही काम करते, फयाज ने हंसते हुए कहा। न जाने कौन सी जहनी रूह थी जिसे वो लुत्फ ले रहा था। शायद वो तसव्वुर में इमरान को सड़क पर भीख मांगते और खुद को इसे भीख देते हुए देखकर महफूज हो रहा था। जाहिर है तुम्हारी मतहती में बिलाहिर यही करना पड़ेगा। जब अफसर साहब आगे आगे लाठी पकड़े हाथ फैलाए चल रहे होंगे तो बेचारे मतहत को पीछे ही आना पड़ता है। आखिर हिफाजत भी तो करनी होती है अफसर की, इमरान ने जवाब दिया और फयाज एक बार फिर कहा मारकर हंस पड़ा। शुक्र है तुम हंसे तो सही। वैसे आज मुझे एक फिलोसफर के कौल पर पुख्ता यकीन आ गया है। वो कहता है कि जब कोई आदमी किसी तरह भी हंस ना रहा हो तो उसे इसका खानदानी पेशा याद दिला दिया जाए, वो फौरन हंस पड़ेगा। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा तो हंसते हुए फयाज का मुंह एक बार फिर बेंच किया। तुम फिर बकवास पर उतर आए हो, फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। उतरना है? अरे तो फिर उठो, बैठे क्यों हो? इमरान ने एक झटके से सीट तोड़कर खड़े होते हुए कहा। अभी देर है, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कोक मंगवाता हूँ। फयाज ने उसका बाजू पकड़कर उसे जबरदस्ती सीट पर बैठाते हुए कहा। ये हुई ना अफसरों वाली बात। अच्छे अफसर वही होते हैं जो अपने मातहतों की खिदमत करते हैं। इमरान ने वापस सीट पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा। फयाज ने हंसते हुए एयर होस्टेस से कोक लाने के लिए कहा। वैसे मैं तो सोच रहा हूँ कि अब तुम मेरे काबू में आए हो, मैं तुम पर खूब रोब जमाऊंगा, लेकिन अगर मुझे पहले से ज़रा भी ख्याल होता तो मैं अपने पेट में चाकू मारकर अस्पताल पहुंच जाता। फयाज ने कहा। दरअसल रोब भी बर्फ़ की तरह जमाया जाता है और जमाने के अमल में सर्दी का बड़ा दखल होता है।
تم نے یہاں آنے سے پہلے اپنے روب کو ڈیپ فریزر میں کم از کم ایک ہفتہ تو ضرور رکھنا تھا تاکہ وہ اچھی طرح جم جائے، پھر ہم اس پر کریم کی تہ لگا کر اطمینان سے کھاتے۔ کیا خیال ہے؟ عمران نے کہا اور سپر فیاض ہنس پڑا۔ ایئر ہوسٹس نے انہیں کوک کی بوتلیں ٹیشو پیپروں میں لپٹی ہوئی دیں۔ پلیز اس کے ساتھ روب مل جائے گا، اگر مل جائے تو وہ ذرا ہمارے افسر صاحب کو لا دیں کہ اپنا روب گھر رہ گیا ہے۔ عمران نے بوتل کو پکڑتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے مخاطب ہو کر کہا، جی کیا فرمایا آپ نے؟ روب؟ ایئر ہوسٹس نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں روب کمال ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کے افسر نے کبھی آپ پر روب نہیں جھاڑا؟ واہ کیا لفظ ہے جھاڑنا! یا سپر فیاض تم ہم روب کو جمانے کے چکروں میں پڑے رہتے ہو، ایسا کیا کرو کہ سبوٹ کر اپنے سر کے درمیان صاف سطح پر تھوڑا سا روب جھاڑ لیا کرو۔ یار کم از کم تمہارا یہ گنجی پن والا احساس کمتری تو روب کی تہ میں غائب ہو سکتا ہے۔ عمران ایئر ہوسٹس سے بات کرتے ہوئے فیاض سے مخاطب ہو گیا اور ایئر ہوسٹس مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تمہارے ساتھ بات کروں تب مصیبت، نہ کروں تب مصیبت، آخر مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ فیاض ایک بار پھر ضج ہونے لگا۔ کوک پیو، عمران نے بڑے پرخلوص انداز میں مشورہ دیا اور خود بھی اطمینان سے کوک پینے میں مصروف ہو گیا۔ شاغل بڑے اطمینان سے کار چلاتا ہوا نیول انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر کے فرسٹ گیٹ کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کے جسم پر بحریہ کے کیپٹن کی یونیفارم تھی اور چہرے پر ایسا میک اپ تھا کہ وہ واقعی کوئی سخت گیر کیپٹن لگ رہا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے باکیشیا کے ساحل پر اترا تھا۔ نقلی انفینٹری گرپ اس کے کوٹ کے استر میں کاندھے پر اس طرح سلی ہوئی تھی کہ اوپر کاندھے کا مخصوص پیڈ آ گیا تھا۔ اس کو یہاں پہنچانے کے لیے انتہائی مخصوص انتظامات کیے گئے تھے۔ بحریہ کے ایک ہیلی کاپٹر سے نیچے پرواز کرتا ہوا وہ باکیشیا کی سرحد کے قریب کھلے سمندر میں ایک لانچ پر اترا اور پھر لانچ اسے ساحل کے ایک ویران حصے تک لے آئی۔ یہاں ایک مخصوص ایجنٹ کار لیے ہوئے موجود تھا۔ اس نے شاغل کو مزید ہدایات دی اور شاغل کار لے کر نیول انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ کاغذات کی روح سے اس کا نام عاصم تھا اور وہ ایک جنگی جہاز کا کیپٹن تھا۔ یہ جنگی جہاز آج کل انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر میں جنرل اوور ہالنگ کے لیے موجود تھا اور اس کی چیکنگ کے لیے شاغل وہاں جا رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ نیول انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر میں انتہائی سخت انتظامات ہوتے ہیں، اسی لیے اسے ہر لمحہ انتہائی چوکنا اور خبردار رہنا ہوگا۔ لیکن شاغل ظاہر ہے سیکریٹ سروس کا چیف تھا، اسی لیے اس نے ان حفاظتی اقدامات کی کچھ زیادہ پرواہ نہ کی تھی۔ کار چلاتے ہوئے وہ جب ساحل سے گھاٹ پر پہنچا اور پھر وہاں سے اس سڑک کی طرف گیا جو نیول انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر کے گیٹ کی طرف جاتی تھی۔ اسے تمام راستوں اور مخصوص چیک پوسٹوں اور ان کے طریقہ کار اور مخصوص کوڈ پہلے سے ہی بتا دیے گئے تھے، اسی لیے وہ بھی خاصا مطمئن اور خود اعتماد تھا۔ کار تیزی سے دوڑتی ہوئی جیسے ہی ایک موڑ مڑی، سامنے فرسٹ گیٹ آ گیا۔ یہاں پہلی چیک پوسٹ تھی اور شاغل سے پہلے دو کاریں وہاں رکی ہوئی تھیں۔ شاغل نے کار ان کے پیچھے جا کر روکی اور خود نیچے اتر کر سائڈ میں بنے ہوئے ایک بیرک نما کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمرے میں ایک میز کے پیچھے نیول پولیس کی مخصوص یونیفارم پہنے دو آفیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے رجسٹر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی شاغل اندر داخل ہوا ایک آفیسر کے سامنے موجود آدمی واپس مڑ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا کارڈ تھا۔ یس سر، پولیس آفیسر نے غور سے شاغل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیپٹن آصف آف ٹائیگر ایس-3 شاغل نے بدلے ہوئے لہجے میں پولیس آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا اور جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال کر آفیسر کے سامنے رکھ دیا۔ آفیسر نے سر ہلاتے ہوئے کارڈ اٹھایا، اس پر لکھے ہوئے نمبر رجسٹر پر درج کیے اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیپٹن آصف آف ٹائیگر ایس-3 پولیس آفیسر نے کہا۔ دوسری طرف سے کچھ سن کر اس نے ریسیور واپس رکھ دیا، پھر میز کی دراز سے ویسا ہی سرخ رنگ کا کارڈ نکال کر اس نے اس پر مہر لگائی اور شاغل کا شناختی کارڈ اور یہ سرخ کارڈ اس کی طرف بڑھا دی۔ شاغل نے دونوں کارڈ پکڑے اور بیرک نما کمرے سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ آگے موجود دونوں کاریں اب غائب ہو چکی تھی۔ شاغل جب کار میں بیٹھا تو اسے فوراً احساس ہو گیا کہ کار کی تلاشی لی گئی ہے، لیکن اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے خاموشی سے کار سٹارٹ کی اور گیٹ کے ایک پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ پھاٹک کے قریب کار روک کر اس نے سرخ کارڈ مسلح گارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ گارڈ نے کارڈ لے کر پھاٹک میں بنی ہوئی ایک جوری میں ڈال دیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور شاغل نے کار آگے بڑھا دی۔ سڑک آگے جا رہی تھی لیکن اس کے دونوں طرف ہاردار تاروں کی باڑ لگا کر اسے بند کیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انجینئرنگ ہیڈ کوارٹر کا اصل گیٹ آ گیا اور شاغل نے کار اس گیٹ کے سامنے روک دی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس گیٹ کی دوسری طرف ایک لمبی سی سرنگ نما راہداری ہے جس میں اس نے کار سمیت گزرنا ہوگا۔ اس راہداری میں ایسی مشین فٹ تھی جو دھماکے دار حالات کا پتہ چلاتی تھی، یعنی کوئی بم وغیرہ، اور چونکہ شاغل کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی اس لیے وہ مطمئن بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی کار رکتے ہی وہاں موجود ایک گارڈ تیزی سے اس کے قریب پہنچا۔ کیپٹن آصف آف ٹائیگر ایس-3 شاغل نے گارڈ سے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے شناختی کارڈ گارڈ کی طرف بڑھا دیا۔ اپنے کہاں جانا ہے؟ گارڈ نے شناختی کارڈ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اوور ہالنگ سیکشن میں، شاغل نے جواب دیا۔ اوکے، گارڈ نے مطمئن لہجے میں کہا اور کارڈ واپس شاغل کو دیکھ کر وہ گیٹ کی سائڈ میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا اور دوسری طرف بنی ہوئی راہداری نظر آنے لگی۔ شاغل نے ہارن سکیڑتے ہوئے کار آگے بڑھا دی اور چند لمحوں میں وہ راہداری کراس کرتا ہوا عمارت کے کھلے میدان میں آ گیا۔ یہاں ایک طرف پارکنگ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کار اپنے مخصوص نمبر پر روکی، یہ نمبر اسے پہلے بتا دیا گیا تھا، اور پھر نیچے اتر آیا۔ اصل عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ دائیں طرف مڑ گیا اور پھر ایک سائڈ گیلری سے ہوتا ہوا وہ آگے بڑھتا گیا۔ وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں آنا جانا اس کا معمول ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دروازے پر دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ او آئیے، کیپٹن آصف اندر بیٹھے ہوئے ایک نیوی آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا اور شاغل بھی مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اپنے شناختی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیے۔ بس اب آپ کا ٹائیگر تیار ہونے ہی والا ہے، آفیسر نے اسے کارڈ لے کر اسے ایک مخصوص پنچ مشین میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ہاں میں تو فارغ رہ کر بور ہو گیا ہوں، شاغل نے چونک کر کہا۔ او سر، میں بھول گیا تھا، نیوی آفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھولنے کی بیماری اچھی نہیں ہوتی، آدمی آہستہ آہستہ خود کو بھی بھول جاتا ہے، شاغل نے کوڈ دہرایا۔ اوکے، نیوی آفیسر نے اس پر بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے دائیں طرف والی دیوار میں دروازہ کھلا اور شاغل خاموشی سے اس طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کراس کر کے وہ ایک کھلے میدان میں آ گیا۔ یہاں ایک سرخ رنگ کی کار موجود تھی جس کے ساتھ ایک باوردی ڈرائیور کھڑا تھا۔ اس نے شاغل کو سلیوٹ کیا اور شاغل سر ہلاتا ہوا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے جیپ کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پہلے اسپیشل ڈیک پر چلو،
शागल ने कतरे सख्त लहजे में ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। स्पेशल डेक पर, मगर सर, ड्राइवर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम चलो तो सही, मुझे अंदर नहीं जाना, शागल ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में कहा और ड्राइवर ने सर हिलाते हुए जीप आगे बढ़ा दी। शागल अब बड़े चौकन्ना अंदाज में बैठा हुआ था क्योंकि जीप के सफर के बाद अब उसका असल मिशन शुरू होना था। सर आप, ड्राइवर ने एक बार फिर कुछ कहना चाहा क्योंकि शागल का ये हुक्म सरासर असूल और कानून के खिलाफ था। नो कमेंट्स, शागल ने करख्त लहजे में कहा और ड्राइवर हॉर्न बेचकर खामोश हो गया। जीप मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई सफेद रंग की एक छोटी सी इमारत के करीब पहुंच गई। इमारत का गेट बंद था। ड्राइवर ने जीप गेट के करीब रोक दी। गेट के बाहर खड़े हुए दो मुसल्लह गार्ड हैरत से जीप और शागल को देखने लगे, जैसे उन्हें इसकी यहाँ आमद की वजह तस्मिया समझ न आई हो। इधर आओ, शागल ने जीप में बैठे बैठे गार्ड से मुखातिब होकर कहा। ये सर, गार्ड ने करीब आकर मुदबाना लहजे में पूछा। सब इंजीनियर जॉनसन से मैंने एक ज़रूरी बात करनी है फ़ोन पर, शागल ने कदरे तहकुमाना लहजे में कहा। टेलीफोन पर तो बात हो सकती है सर, आइए, गार्ड ने सर हिलाते हुए कहा और शागल जीप से नीचे उतरा। गार्ड उसे हमरा लिए गेट के साथ बने हुए एक छोटे से कमरे में ले गया। एक मेज़ पर टेलीफोन रखा हुआ था। गार्ड ने उससे रिसीवर उठाया और फिर ऑपरेटर से बात करने लगा। ये लीजिए सर, जॉनसन अभी लाइन पर आने वाले हैं। गार्ड ने रिसीवर शागल की तरफ बढ़ाते हुए मुदबाना लहजे में कहा। थैंक यू, बात कुछ साथी है, इसलिए अगर तुम बाहर चले जाओ तो, शागल ने कहा। और ये सर, गार्ड ने कहा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से ना सिर्फ बाहर चला गया बल्कि उसने जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर दिया। शागल ने दरवाज़ा बंद होते ही रिसीवर एक तरफ रखा और बिजली किसी तेजी से कोट उतारा। उसके कांधे वाले हिस्से से अंदर की तरफ लटका हुआ एक धागा जैसे ही उसने खींचा, हल्की सी सरर की आवाज़ के साथ ही कोट का उस्तर एक साइड से उधरता चला गया और शागल ने बिजली किसी तेजी से अंदर दो उंगलियां डालकर उसमें से एक पतली लेकिन मुस्ततील नुमा डिबिया बाहर निकाली और फिर पहले जैसी तेजी से उसने कोट वापस पहनकर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से बार बार हेलो हेलो की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हेलो, उस पर शागल ने कहा। कौन साहब है, मैं जॉनसन बोल रहा हूँ, एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। कैप्टन आसिफ ऑफ टाइगर S3, शागल ने कहा। वो डिबिया उसके हाथ में दबी हुई थी। ये सर, फरमाइए, दूसरी तरफ से चौंकते हुए पूछा गया। IG के मुतालिक बात करनी है, क्या बाहर आ सकते हैं, शागल ने कहा। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं बाहर अपनी जीप में इंतजार करूंगा, शागल ने कहा और रिसीवर रखकर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजा खुलकर बाहर आ गया। उसके इन्वेंट्री ग्रिप वाला हाथ अब जेब में था। वो कदम बढ़ाता अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर जीप के बाहर खामोश खड़ा था। चलें सर, ड्राइवर ने शागल के करीब आने पर कहा। नहीं मिस्टर जॉनसन, आप बाहर आ रहे हैं, मैंने उनसे एक साथ ही बात करनी है, अभी रुको, शागल ने फ्रंट सीट पर बैठते हुए कहा। ड्राइवर ने सर हिला दिया। वो वैसे ही बाहर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक अधेड़ उम्र आदमी जिसने सफेद रंग का ओवरऑल पहना हुआ था तेज तेज कदम उठाता जीप की तरफ आने लगा। ओ कैप्टन आसिफ, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की। आने वाले ने दूर से ही शुक्रिया अदा करते हुए कहा। ओ ऐसी कोई बात नहीं मिस्टर जॉनसन, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, शागल ने मुस्कुराते हुए कहा। और जॉनसन जीप के करीब पहुंच गया और ड्राइवर, तुम जरा गार्ड्स के पास रुको, मैंने एक ज़ाती बात करनी है, जॉनसन ने ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा। ड्राइवर ये सर कहकर गार्ड्स की तरफ बढ़ गया। फिर जॉनसन उछलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कोई मुश्किल, जॉनसन ने हाथ सीट के साथ शागल की तरफ खिसकाते हुए पूछा। नहीं और की, शागल ने कहा और जीप से हाथ बाहर निकालकर उसने जॉनसन के हाथ पर रखा। दूसरे लम्हे हाथ वापस खींच लिया। उसकी हथेली में दबी हुई इन्वेंट्री ग्रिप जॉनसन की हथेली में चली गई। जॉनसन का हाथ तेजी से सिमटा और ओवरऑल की जेब में दाखिल हो गया। यहाँ बड़ी सख्त चेकिंग और निगरानी हो रही है। वैसे शुक्र है कि अभी तक किसी को IG की चेकिंग का ख्याल नहीं आया, क्योंकि अभी वहां तक चेकिंग पहुंची नहीं। वैसे मुझे बड़ा खतरा था क्योंकि चंद घंटों बाद उसकी चेकिंग शुरू होने वाली थी, जॉनसन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उछलकर जीप से नीचे उतरा और वापस गेट की तरफ बढ़ गया। जाओ, ड्राइवर साहब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जॉनसन ने गेट के करीब शागल के ड्राइवर से कहा और ड्राइवर सर हिलाता हुआ वापस जीप की तरफ बढ़ने लगा और जॉनसन गेट की छोटी खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। बस ठीक है, चलो, शागल ने मुतमईन लहजे में ड्राइवर से मुखातिब होकर कहा और ड्राइवर उछलकर सीट पर बैठा और उसने जीप को वापस मोड़ दिया। लेकिन अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अचानक एक साइड से एक सुर्ख रंग की कार निकलकर साइरन बजाती हुई इनकी जीप की तरफ बढ़ी और ड्राइवर के साथ साथ शागल भी चौंक पड़ा क्योंकि कार पर पुलिस के अल्फाज लिखे हुए थे। ड्राइवर ने जीप रोक दी और कार तेजी से करीब आकर रुकी। शागल के हॉर्न पिंच गए और उसके असाब तन गई। कार से एक पुलिस ऑफिसर नीचे उतरा और तेजी से शागल की तरफ बढ़ा। सर, आपको कमांडर साहब याद कर रहे हैं, पहले उन्होंने एक स्त्री पर बात की लेकिन आप वहां ना पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने हमें कॉल किया कि आपको तलाश करके पैगाम दिया जाए, ऑफिसर ने मुतबाना लहजे में कहा। कहाँ है वो, शागल ने चौंक कर पूछा। सर, अपने दफ्तर में है, ऑफिसर ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। थैंक यू, चलो ड्राइवर, शागल ने कहा। फिर ड्राइवर से मुखातिब हो गया। पुलिस ऑफिसर सलाम करके वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया, जबकि ड्राइवर ने कार को बाएं हाथ पर मोड़ दिया और उसकी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा तेज कर दी। इत्मीनान से चलो, शागल ने कहा। ओ सर, आप कमांडर साहब को तो जानते हैं, वो एक लम्हे की भी ताहीर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ड्राइवर ने चौंकते हुए कहा और शागल खामोश हो गया। उसके जहन इंतहाई तेज रफ्तारी से इस नई सिचुएशन के मुतालिक सोच रहा था। उसका असल मिशन तो मुकम्मल हो चुका था लेकिन ये कमांडर वाला मसला उसकी छठी हिस्स को बार बार खबरदार कर रहा था। थोड़ी देर बाद जीप एक सुर्ख रंग की इमारत के सामने जाकर रुक गई, जिसके बाहर बरामदे में 4 मुसल्लह नेवी पुलिस के अफराद बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़े थे। सामने ही एक दरवाज़ा नजर आ रहा था जिसके बाहर कमांडर इंजीनियरिंग बेस के अल्फाज लिखे हुए साफ नजर आ रहे थे। जीप रुकते ही शागल नीचे उतरा और तेज से कदम उठाता बरामदे की तरफ बढ़ गया। एक सिपाही ने जल्दी से बढ़कर दरवाजे के सामने लटका हुआ पर्दा हटा दिया और शागल अंदर दाखिल हुआ। इस कमरे में मेज के पीछे कमांडर का PA बैठा हुआ था। ओ, आप आ गए, कमांडर साहब आपको बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, PA ने शागल को देखते ही चौंक कर कहा और साथ ही उसने जल्दी से सामने रखे इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर एक नंबर प्रेस कर दिया। सर, कैप्टन आसिफ तशरीफ लाए हैं, PA ने मोतबाना लहजे में कहा। फिर दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद उसने यह सर कहते हुए रिसीवर वापस क्रैडल पर रख दिया।
तशरीफ़ ले जाइए सर, पीए ने रिसीवर रखते हुए शागल से मुखातिब होकर कहा और शागल सर हिलाता हुआ साइड दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिस पर नो एडमिशन के अल्फाज लिखे हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा वाकई बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। महागनी की एक बड़ी और पुरवकार ऑफिस टेबल के पीछे बारी सफ़ेद मूंछों वाला कमांडर बैठा हुआ तो उसके जिस्म पर नेवी की यूनिफॉर्म थी। शागल ने अंदर जाते ही नेवी के मखसूस अंदाज में सलाम किया। तशरीफ़ रखिए कैप्टन। कमांडर ने गौर से शागल को देखते हुए बारी आवाज़ में कहा और शागल खामोशी से मेज़ के सामने रखी हुई 4 कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। कैप्टन आसिफ, आप एक्स 3 में जाने के बजाय स्पेशल डेक की तरफ गए और वहां अपने सब इंजीनियर जॉनसन को टेलीफोन करके बाहर बुलाया। फिर अपने ड्राइवर को गार्ड्स के पास भेजकर अपनी जीप में बैठे बातें करते रहे। कमांडर ने इस तरह एक एक लफ्ज जबाते हुए कहा जैसे सरकारी वकील अदालत के सामने मुजरिम पर आयद करदा इल्जाम सुनाता है। शागल खामोश और मुतमईन अंदाज में बैठा रहा। आपको सही इत्तला मिली है? शागल ने इसी तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया। उसे यहाँ भेजे जाने से पहले कैप्टन आसिफ के मुतालिक तफसीलात बता दी गई थी, इसलिए वो पूरी तरह मुतमईन था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हिलाफ मामूल काम क्यों हुआ? कमांडर ने आगे की तरफ झुकते हुए कदरे सख्त लहजे में कहा। मैंने उनसे एक पर्सनल बात कहनी थी जो मैं फ़ोन पर नहीं कहना चाहता था। शागल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। कमांडर के मुंह से ऐसी आवाज़ निकली जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है। उसके चेहरे पर छाया हुआ जोश यकलहट ठंडा पड़ गया तो शागल उसकी इस कैफियत पर दिल ही दिल में हंस पड़ा। उसे मालूम था कि कैप्टन आसिफ और जॉनसन दोनों गहरे दोस्त हैं, इसीलिए जाहिर है उसके जवाब में हाँ सा वजन था। और कमांडर जो शायद अपने ज़हनी तौर पर कोई बड़ा महल बनाए बैठा था, शागल के एक ही जवाब से महल गायब होता महसूस करने लगा। ओह अच्छा अच्छा, मैं समझा कोई खास बात होगी। मैंने आपको इसीलिए बुलाया था कि टाइगर को एडमिरल साहब ने नई जंगी स्कीम में शामिल करने का हुक्म दिया है। जहाज़ कल यहाँ से फारिग हो जाएगा, इसलिए आप एडमिरल से मिल लें ताकि नई जंगी स्कीम के मुतालिक तफसीलात हासिल कर सकें। इस पर कमांडर ने बड़ी सादा से लहजे में कहा। मिल लूंगा, लेकिन पहले मैं चेकिंग तो कर लूँ। शागल ने मुंह बनाते हुए कहा। और नहीं कैप्टन, एडमिरल साहब की मखसूस हदायत है कि अब जल्द अज जल्द उनसे मिले, इसलिए प्लीज़ आप अभी मिल लें। कमांडर ने चौंकते हुए कहा। और ठीक है और कुछ? शागल ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। थैंक यू, कमांडर ने कहा। और शागल ने उठकर एक बार फिर मखसूस अंदाज में सलाम कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि उसे फौरी तौर पर वापस जाने का बहाना मिल गया है। चुनाचे वो चंद लम्हों बाद किसी नेवी ऑफिसर के पास पहुंच गया जिसे कोड वर्ड्स के बाद जीप तक पहुंचा था। ये लीजिए कार्ड, कमांडर ने मुझे बता दिया है कि उनके हुक्म पर आप फौरी वापस जा रहे हैं। ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। 100 फ्रांक का कार्ड शागल की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू, शागल ने मुख्तसर लफ्जों में जवाब दिया और कार्ड लेकर बाहर की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार दोनों गेट्स को क्रॉस करते हुए बैरूनी सड़क पर पहुंच गई और शागल ने कार वापस उसी जगह मोड़ दी जहां से वो चला था। वो अब जल्द से जल्द पाकिस्तान से निकलना चाहता था और दूसरी बात यह कि असल कैप्टन आसिफ तक वही सारी इत्तलात फौरी तौर पर पहुंचाना चाहता था ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। उसे बताया गया था कि कैप्टन आसिफ काफिरिस्तान का एजेंट है। दरवाजा एक धमाके से खुला और मेज पर झुके हुए गंजे सर वाले आदमी ने चौंक कर सर उठाया। दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा था। फिर उससे पहले के बोलने वाले के होंठ खुलते वो अधेड़ उम्र चीख पड़ा। यू नॉनसेंस, क्या तरीका है अंदर आने का? अधेड़ उम्र के लहजे से इंतहाई गुस्सा टपक रहा था। सर बात ही ऐसी हो गई है, 4 अफराद इंतहाई खुफिया तौर पर लेबॉर्ट्री में दाखिल होना चाहते थे और सर वो RT1 को भी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन RT1 ने कोई क्वेश्चन ना दिया। वो तो इत्तेफाकन टेली रेंज पर रेड क्वेश्चन हुआ तो मैंने स्पेशल टेली रेंज ऑन की। तब मैंने देखा कि एक गोताखोर पटखनियां खाता हुआ समंदर की सतह की तरफ उठता जा रहा था और 3 गोताखोर उसके पीछे समंदर में लपक रहे थे। वो स्पेशल वे से गुजर रहे थे और हमें कोई क्वेश्चन नहीं था। मैंने फौरी तौर पर डबल रेज ऑन करके उन्हें बेहोश कर दिया। फिर हंगामी स्क्वाड के जरिए उन्हें ब्लू रूम में पहुंचाने का हुक्म देकर आपको बताने आया हूँ। नौजवान ने इंतहाई तेज तेज लहजे में कहा। मिस्टर क्रिश्चियन, अधेड़ उम्र ने इंतहाई संजीदा आवाज में कहा। जज जी, यस सर। नौजवान जिसका नाम क्रिश्चियन था और जो लेबॉर्ट्री का सेकंड चीफ ऑफिसर था ने इंतहाई हैरत भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा। उसे हैरत इस बात पर थी कि लेबॉर्ट्री का चीफ ऑफिसर करमचंद इतना बड़ा वाक़या सुनने के बावजूद न सिर्फ ये कि चौंका तक नहीं बल्कि उसके लहजे से महसूस हो रहा था जैसे क्रिश्चियन ने उसे कोई आम सी बात बताई हो। इधर आओ, चीफ ऑफिसर ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। ये सर। क्रिश्चियन किसी मकान के खिलौने की तरह कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ाया। कुर्सी पर बैठो। चीफ ऑफिसर का अंदाज वाकई इंतहाई हैरत अंगेज था और क्रिश्चियन होंठ बेचता हुआ मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम ड्यूटी के दौरान भी पीने लगे हो? कितनी बोतलें पी हैं? चीफ ऑफिसर ने इंतहाई करहत लहजे में कहा। ओ सर, मैं समझ के आप ये सोच रहे हैं कि मैं नशे में ऐसी बातें कर रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जो कुछ बताया है वो हकीकत है। क्रिश्चियन ने होंठ काटते हुए कहा। तुम फिर बहक रहे हो। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स RT1 को क्रॉस करे और वो क्वेश्चन न दे, फिर स्पेशल वे पर उन्हें एक नहीं 2 4 इकट्ठे 4 आदमी सफर कर रहे हों और उन्हें चेक न किया जा सके? क्या तुम मुझे अहमक समझते हो? चीफ ऑफिसर ने गुस्से से चीखते हुए जोर से मेज पर मुक्का मार दिया। ओ, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चेकिंग रूम से पूछ लें। बल्कि चेकिंग रूम से क्या पूछना, ब्लू रूम से पूछ लें। वो 4 अब तक वहां पहुंच चुके होंगे। इस पर क्रिश्चियन के लहजे में भी झुंझलाहट थी। यानी तुम्हारा मतलब है कि अब तुम्हारी तरह मैं भी हमाकतें करूं? गलत आदमी को अव्वल तो रास्ता ही नहीं मिल सकता, अगर मिल भी जाए तो RT1 क्रॉस करते ही वो चेक हो जाएगा। चलो RT1 भी वो क्रॉस कर गया, चेक ना हुआ तो इसे स्पेशल वे का कैसे पता चल गया? इस वे से गुजरते हुए तो यहाँ के लोग भी क्रॉसिंग से महफूज नहीं रह सकते। चीफ ऑफिसर को अभी तक क्रिश्चियन की बात का यकीन न आया था।